Hello everyone, I am Anu. This is my first video. Here we discuss all subject one by one of NT UGC Net Commerce. Guys, ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब आप पूछोगे ऐसा क्या है इस सीरीज के अंदर, ऐसा हम क्या करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम हर एक यूनिट को, जितनी भी आपकी यूनिट है 10 की 10 यूनिट कॉमर्स पेपर के अंदर हर एक यूनिट को कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक। जो हमारा मेन एम रहेगा इसके अंदर वो क्या रहेगा इन सीरीज के अंदर, सबसे पहले जो भी हम यूनिट करेंगे हमें उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, ठीक है ना। अगर हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो हम हर क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे जो भी एनटीए वाले देंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है हमें, जो भी यूनिट हम कवर करेंगे उसके बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसके हाई लेवल तक जाएंगे। ये यूनिट जो हमारी जो ये सीरीज रहेगी वो सिर्फ एनटीए यूजीसी नेट के लिए ही हेल्पफुल रहेगी। आपका कोई और भी एग्जाम हो, आपका केवीएस का एग्जाम हो, आपका कोई किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो हम हर एक, क्योंकि ये जो हमारी यूनिट रहेगी वो हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम हर तरह के एमसीक्यू इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिक एमसीक्यू से लेके हाई लेवल तक के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, इसकी हेल्प से आप हर तरह के एग्जाम में जहाँ पर भी आपके कॉमर्स के क्वेश्चन आते हैं आप उनको इजीली से टैकल कर पाओगे। तो हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिक से लेके चलना है, उसको हाई लेवल तक लेके जाना है, जिससे आपको क्या होगा, आप इजीली से हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो हमारी यूनिट कंप्लीट होने के बाद हमारा एक मेन टारगेट क्या रहेगा, यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम उसके पीवाईक्यू को तो करेंगे ही करेंगे, ये तो करने ही है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होगा आपके जितने भी पीवाईक्यू हैं नेट के वो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी क्या क्लियर होगा कि किस तरह से एनटीए वाले क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमें इसके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है ना। हर एक यूनिट के हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करेंगे बच्चों। उस एक्सपेक्टेड एमसीक्यू में कम से कम 100 से लेके 150 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करेंगे। पीवाईक्यू तो होंगे और कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होंगे जो आपके 100 से लेके 150 तक रहेंगे। ये करने के बाद इतनी कमांड आ जाएगी उस यूनिट के ऊपर कि आपको फिर दोबारा से करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। सिर्फ एक बार थोड़ी सी रिवीजन लेनी है और आप एग्जाम में इजीली से अपना जेआरएफ अचीव कर पाओगे। तो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑडिटिंग। हम सबसे पहले ऑडिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑडिटिंग में हम पहले क्या करेंगे, ओवरव्यू लूंगी ऑडिटिंग का। मेन मोटिव क्या है ओवरव्यू लेने का, हम ओवरव्यू लेंगे क्योंकि ऑडिटिंग के बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हाँ ऑडिटिंग ये होता है, ऐसे वर्क करता है, इसके अंदर ये एक्टिविटी होती है। क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म होती है जो हम ऑडिटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर वो हमने अभी डिस्कस नहीं की फिर हम तो इसको फर्दर रीड करेंगे, फर्दर इसको और डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले एक ओवरव्यू लेते हैं ऑडिटिंग का, फिर हम ऑडिटिंग को कल जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम एक बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑडिटिंग का। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम तो देखो, अब मेरे को ये बताओ जो ऑडिटिंग है, ये जो ऑडिट वर्ड है बच्चों ये कहाँ से आया है, ऑडिट वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड। ऑडिट क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, ओडायर। ओडायर मतलब सुनना, ठीक है ना। ऑडिट का मतलब क्या होता है, ओडायर मतलब सुनना। अब बात आती है कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो एक एग्जांपल से समझो इसको, मान लो कोई मानो रिलायंस कंपनी है, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी है, अब इस रिलायंस कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, किसने इन्वेस्ट कर रखा है, 1000 ऑफ शेयर होल्डर ने इसके अंदर पैसा क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है ना। तो 1000 ऑफ शेयर होल्डर जिन्होंने क्या कर रखा है, अपना पैसा इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। अब उनको ये देखना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस कंपनी की बनकर आती, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस कंपनी की बन के आएंगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि जो शेयर होल्डर है जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है रिलायंस कंपनी के अंदर, वो तो उसकी डेली रूटीन को चेक नहीं करते ना, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं देखते, वो तो उसकी एक्टिविटी को नहीं देखते ना। उसकी एक्टिविटी को, उसकी डेली रूटीन को कौन संभालता है, कंपनी के डायरेक्टर। टॉप लेवल पे कौन होंगे, कंपनी के डायरेक्टर होंगे, ठीक है ना, या फिर कंपनी की मैनेजमेंट जो क्या करती है, किसी कंपनी को हैंडल करती है, ठीक है ना। क्योंकि शेयर होल्डर तो आगे किसी कंपनी को हैंडल नहीं करते, कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी की मैनेजमेंट ही क्या करते हैं, कंपनी को हैंडल करते हैं। अब बात आती है जो मैनेजमेंट जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की बनाकर किसको डिस्ट्रीब्यूट की होगी लास्ट में, एट दी कंपनी में क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। या फिर कोई फर्दर कोई पर्सन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या देखता है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा,
उसको रीड करेगा, तब उस कंपनी के अंदर क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है। अब कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करेगा तो उसके माइंड में क्या आएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू उस कंपनी का प्रोवाइड कर रही है या फिर नहीं कर रही, ये तो उसके माइंड में आएगा ना कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या फिर प्रोवाइड नहीं कर रही। अब ये कैसे पता लगेगा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही है या फिर नहीं कर रही? उसके लिए जो भी शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं। उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, उस पर्सन को जिसको अपॉइंट किया जाएगा उसको कहते हैं ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। वो ऑडिटर आकर क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा। वो ऑडिटर क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा और बताएगा कि कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। तो मतलब कि उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन देगा। अपना क्या देगा, एक ओपिनियन, उसको क्या कहते हैं, अपना ओपिनियन देगा। हम टेक्निकल वर्ड में बात करें तो उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी रिपोर्ट बना के देगा। ओपिनियन तो नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो हम क्या कहेंगे कि इसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट बना के देगा। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज मेंशन होगी, रिपोर्ट के अंदर मेंशन होगा कि ये जो कंपनी है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करे तो कहीं देगा एक क्लीन रिपोर्ट, ठीक है ना। अगर कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है तो उसके लिए वो क्या देगा, एक क्लीन रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। किस तरह की रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कंपनी को क्लीन रिपोर्ट देगा। ठीक है, अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड नहीं कर रही कंपनी, ट्रू एंड फेयर में उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, लोग कंफ्यूज मत होना। अभी हम जितने भी आपके वर्ड आए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ गया, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, क्लीन रिपोर्ट क्या होता है, इनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये सारे के सारे जो आपकी माइंड में आ रहे क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी सिर्फ थोड़ा सा सुन लो। क्लीन रिपोर्ट देगा, फिर सेकंड अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड नहीं करी तो उस केस में देगा वो मॉडिफाइड रिपोर्ट। ठीक है ना, या फिर हम उसको कह देते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है ना, इसका ही एक फर्दर पार्ट है क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो मॉडिफाइड रिपोर्ट में क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड रिपोर्ट में आ जाएगा क्वालिफाइड रिपोर्ट। यहाँ पे क्या है कि उसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो पूरी तरह से वो क्लीन रिपोर्ट नहीं, उसके अंदर कंप्लीट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड नहीं कर रही। सेकंड जो पार्ट होगा आपका वो होगा एडवर्स रिपोर्ट। मॉडिफाइड के पार्ट है वही सारे। ठीक है ना, थर्ड जो आपका पार्ट होगा वो आपके लिए क्या होगा, डिस्क्लेमर रिपोर्ट। ठीक है ना, तो मॉडिफाइड रिपोर्ट के तीन पार्ट हो गए, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर रिपोर्ट। तो अब एक एक पॉइंट को हर एक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या कहा कि जो ऑडिटर आके चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्या देगा, क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट का मतलब कि वो कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही है या फिर नहीं कर रही। अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, हमने पढ़ा कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही है या फिर नहीं करी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर? ट्रू एंड फेयर का मतलब है कि जो कंपनी है, जो अपनी पॉलिसी, जो कंपनी की पॉलिसी है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही, उसके ऊपर अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी, कि कंपनी अपने अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है, मतलब कि अकाउंटिंग पॉलिसी को अच्छे से सिलेक्ट किया और उसको अप्लाई किया या फिर नहीं किया। ठीक है ना, ये आ जाएगा अकाउंटिंग पॉलिसी में। अगर कंपनी अच्छे से अपने अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर वर्क कर रही है, उनको सिलेक्ट करके अप्लाई कर रही कंपनी के अंदर, तो इसका मतलब क्या, वो एक तरह से अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, सेकंड चीज आ जाएगी कि जो कंपनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो कंपनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके रख रही है या नहीं रख रही, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। ठीक है ना, सेकंड आ जाएगा। थर्ड में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्या कंपनी उनको डिस्क्लोज कर रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये अगर तीनों चीजें कंपनी के अंदर अच्छे से हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही है। अगर इन तीनों में से किसी के अंदर भी कंपनी ने क्या कर दी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कर दी, अगर इन तीनों के अंदर से कंपनी ने किसी के अंदर भी क्या कर दिया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कर दिया। अब बात आती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है, माइंड में आया होगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो मटेरियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट।
मटेरियल का मतलब यहाँ पे क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मिस स्टेटमेंट का मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर क्या हो रखी है, मिस का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रखा है। स्टेटमेंट मतलब कि इंफॉर्मेशन, और मिस का मतलब क्या, कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई फ्रॉड कर रखा, कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन को गलत वे में प्रेजेंट कर रखा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट नहीं कर रखा, उसको कहते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसको क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से कि कंपनी ने अपने बैलेंस शीट के अंदर अपनी लैंड की वैल्यू जो शो कर रखे ना बच्चों, जो उसकी लैंड की वैल्यू है वो शो कर रखी है मान लो 4 करोड़ रुपए, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में जो लैंड की वैल्यू ना, तब क्या किया इवोल्यूटर ने, क्या किया इवोल्यूशन किया लैंड की वैल्यू का, तो उसकी जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, 3,99,99,700 रुपये, ठीक है। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट किया गया कि इसकी लैंड की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, तो उसकी क्या निकली 3,99,99,700। लेकिन लैंड की वैल्यू बुक ऑफ अकाउंट में कितनी है, 4 करोड़, ठीक है ना, 4 करोड़। अब ये बताओ कि 300 रुपये से सिर्फ कोई भी ऐसा इन्वेस्टर होगा, मान लो कोई इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, उसने बैलेंस शीट को स्टडी किया और बैलेंस शीट में उसको क्या पता लगा कि लैंड की वैल्यू 4 करोड़ है और एक्चुअल शो इतने की कर रखी है, तो कोई भी इफेक्ट पड़ेगा उसके डिसीजन के ऊपर, उसके जो इकोनॉमी डिसीजन होगा। इकोनॉमी डिसीजन का मतलब क्या, कि जो वो उस कंपनी के अंदर किसी इन्वेस्ट करना चाहता है उस डिसीजन के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा उस इन्वेस्टर के, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसे हुई मेरी, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे मिस स्टेटमेंट तो है लेकिन ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्यों नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि इसके इकोनॉमी डिसीजन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, किसका, इन्वेस्टर के इकोनॉमी डिसीजन के ऊपर। लेकिन यही लैंड की वैल्यू बुक ऑफ अकाउंट में कंपनी ने शो कर रखी है 4 करोड़ की, लेकिन तब एक्चुअल में उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया गया तो वो निकली 3 करोड़ की। तो अब बताओ पूरा 1 करोड़ का डिफरेंस है कि क्या ये वैल्यू है जो 1 करोड़ की, ये इफेक्ट करेगी इकोनॉमी डिसीजन पे इन्वेस्टर के, हाँ ये जो वैल्यू है ये इफेक्ट करेगी इन्वेस्टर के इकोनॉमी डिसीजन के ऊपर। इसी को हम कहते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसी को हम क्या कहेंगे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो जो भी डिसीजन, जो जिस भी मिस स्टेटमेंट के कारण किसी भी इन्वेस्टर के इकोनॉमी डिसीजन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसी स्टेटमेंट को हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहते हैं। अगर उस मिस स्टेटमेंट के कारण कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसके इकोनॉमी डिसीजन के ऊपर, तो वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्लीन रिपोर्ट कब देते हैं, तब कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो, ये बात याद रखना। क्लीन रिपोर्ट कब देगा ऑडिटर, तब कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो, ठीक है। ओनली मिस स्टेटमेंट नहीं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट इंक्लूड होगा, ठीक है। तो उस केस में जो ऑडिटर हो क्या देगा, क्लीन रिपोर्ट देगा। मतलब क्लीन रिपोर्ट का मतलब क्या, कि वो जो कंपनी है वो किस तरह से वो प्रेजेंट कर रही है बुक ऑफ अकाउंट को, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये मतलब हुआ किसका, क्लीन रिपोर्ट का। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है। क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है कि तब मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या हो, प्रेजेंट हो बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या होगा, तब मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या हो, प्रेजेंट हो किसके अंदर, बुक ऑफ अकाउंट के अंदर, पर वो परवेसिव ना हो। परवेसिव ना होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, परवेसिव ना होने का मतलब है कि वो जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट तो है लेकिन वो हर एक जगह प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कहीं एक जगह कंपनी ने अपनी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर किसी एक एंट्री के अंदर किसी एक जगह पे क्या रिकॉर्ड कर रखी है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो एग्जाम्पल लिया था अभी ये वाला, ये सिर्फ कंपनी ने अपने बैलेंस शीट के अंदर वो सारी बैलेंस शीट उसकी करेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो लैंड की वैल्यू है ना वो सिर्फ 4 करोड़ की एक्चुअल शो कर रखी है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 3 करोड़ की है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो रिपोर्ट हुई मेरी क्वालिफाइड रिपोर्ट हुई। क्वालिफाइड का मतलब कि जो मिस स्टेटमेंट है वो सिर्फ पूरी बुक ऑफ अकाउंट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक ही जगह प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट नहीं है, तो ये मेरी क्या हुई, क्वालिफाइड रिपोर्ट हुई। जैसे कि इसमें हमने देखा कि सिर्फ लैंड में ही क्या कर रखी, मिस स्टेटमेंट करके पूरी बैलेंस शीट क्या है बिल्कुल करेक्ट है बिजनेस की, ठीक है। ये क्या हुई आपकी क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो यहाँ से क्वालिफाइड रिपोर्ट क्लियर हुई, ठीक है ना। मटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट नॉट परवेसिव, वो परवेसिव नहीं है, मतलब परवेसिव का मतलब कि वो हर जगह नहीं है। एडवर्स का मतलब क्या हुआ,
कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली हमें बुक ऑफ अकाउंट के अंदर, जो ऑडिटर है वो ऑडिट करने गया, उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली और साथ में वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है भाई, परवेसिव है। साथ में वो मटेरियल स्टेटमेंट क्या है, परवेसिव है, उसको हम कहेंगे एडवर्स रिपोर्ट देना, अपना एडवर्स ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। मतलब कि तब बुक ऑफ अकाउंट चेक किए किसने, ऑडिटर ने, उसको क्या मिला, अब बुक ऑफ अकाउंट के अंदर हर बैलेंस शीट के अंदर हर एक मोस्टली एंट्री के अंदर मिस स्टेटमेंट मिली। लैंड की वैल्यू भी गलत शो कर रखी है, करंट एसेट की वैल्यू भी गलत शो कर रखी है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस को भी गलत शो कर रखा, मिसलेंस एक्सपेंस को इतना सारा दिखा रखा, तब लेकिन तब लास्ट में रिपोर्ट मांगे, रिपोर्ट मिले ही नहीं, ठीक है ना, कि एक तरह से एक्स्ट्रा मिसलेनियस एक्सपेंस शो कर रखे हैं। एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हैं वर्कर को 100 वर्कर को शो कर रखा बुक ऑफ अकाउंट के अंदर 200 वर्कर को। मतलब कि जहां पर भी हम बैलेंस शीट को चेक कर रहे हैं वहीं पर भी हमें क्या मिल रहा है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल रही है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो इस केस में जो भी रिपोर्ट देगा ऑडिटर, वो किस तरह की रिपोर्ट देगा, एडवर्स रिपोर्ट देगा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ एडवर्स रिपोर्ट क्या होगा। अब बात आती है डिस्क्लेमर रिपोर्ट की, कि ऑडिटर है वो डिस्क्लेमर ओपिनियन कब देता है, कि एक जो ऑडिटर होगा वो डिस्क्लेमर ओपिनियन कब देगा। तो देखो बच्चों, डिस्क्लेमर ओपिनियन कब देगा, डिस्क्लेमर ओपिनियन तब देता है ऑडिटर तब उसको एविडेंस नहीं मिलते, एविडेंस नहीं मिलते मतलब कि तब वो जाके ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर जाके मैनेजमेंट के पास जाएगा और मैनेजमेंट से कहेगा कि मेरे को जो एविडेंस प्रोवाइड करो जिससे मैं बुक ऑफ अकाउंट को चेक कर सकूं। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो इसको बुक ऑफ अकाउंट, जो भी बुक है, जो भी एविडेंस है वो प्रोवाइड नहीं करती। तो जो ऑडिटर वो चेक कैसे करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उसको एविडेंस ही नहीं मिलेंगे। तो उस केस में जो ऑडिटर वो क्या दे देगा, डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देगा, डिस्क्लेमर ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर ऑडिटर साफ साफ कह रहा है कि मेरे को यहाँ पे जो बुक ऑफ अकाउंट के अंदर जो भी बुक एंट्री मैंने चेक की इससे रिलेटेड मेरे को कोई भी एविडेंस, क्योंकि कंप्लीट एविडेंस नहीं मिले, प्रोवाइड नहीं किए गए मैनेजमेंट के द्वारा, इसलिए मैं इस कंपनी को क्या दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुए तीनों रिपोर्ट किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, क्लीन रिपोर्ट देगा। क्लीन रिपोर्ट कब देता है ऑडिटर, तब हर एक एंट्री बिल्कुल करेक्ट होना, कि कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। क्वालिफाइड रिपोर्ट कब देगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट तब देगा तब मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है लेकिन वो परवेसिव नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। एडवर्स ओपिनियन कब देगा, तब मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है और परवेसिव भी है। डिस्क्लेमर ओपिनियन कब देगा, तब उसको कंप्लीट एविडेंस नहीं मिलते मैनेजमेंट के द्वारा, तब वो क्या देगा, डिस्क्लेमर ओपिनियन। अब यहाँ से बनता है आपका एमसीक्यू। तो यहाँ से ये बन सकता है कि जो रिपोर्ट होती है, जो भी ओपिनियन देगा ऑडिटर, ठीक है ना, जो भी उसने क्या दिया, रिपोर्ट दी, जो भी ओपिनियन दिया उसका जो रीजनेबल एश्योरेंस देगा या फिर से एब्सोल्यूट एश्योरेंस देगा, ठीक है ना। एश्योरेंस तो कंपनी को अपना ओपिनियन दिया, तो जो ओपिनियन कह लो, एश्योरेंस कह लो, रिपोर्ट दे लो, किस तरह की देती है ऑडिटर, किस तरह का देता है, वो रीजनेबल होते हैं या फिर वो क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। तो इसमें से कौन सा ओपिनियन ऑडिटर देता है, किस तरह का एश्योरेंस देता है ऑडिटर, तो याद रखना हरदम ऑडिटर जो देगा बच्चों वो देगा रीजनेबल एश्योरेंस। क्या देगा, हरदम देगा जो ऑडिटर वो रीजनेबल एश्योरेंस देगा, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। एब्सोल्यूट का मतलब क्या, 100% श्योर। और कभी भी ऑडिटर तब भी रिपोर्ट देता है कंपनी को, कभी भी 100% श्योर नहीं होता कि इस कंपनी के अंदर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% श्योर है। क्यों नहीं होता, वो एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। क्लीन रिपोर्ट का मतलब क्या है, एक तरह से कंपनी को उसने रीजनेबल एश्योरेंस दिया है। क्लीन रिपोर्ट का मीनिंग भी यहाँ पर ये है। रीजनेबल का मतलब कि हाँ मेरे को कोई भी एरर एंड फ्रॉड नहीं मिला, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं देता कि इसके अंदर कोई एरर और फ्रॉड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे रीजनेबल एश्योरेंस कभी भी एब्सोल्यूट नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट क्यों नहीं देगा, मान लो कंपनी ने, अब आप ही बताओ, कंपनी ने कुछ चीज परचेज की, ठीक है ना। परचेज डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो भी परचेज किया, परचेज किसी भी सप्लायर से, मान लो उस सप्लायर के साथ मिलकर क्या किया, नकली बिल बनवा लिया 1000 kg का, लेकिन एक्चुअल में जो परचेज किया ना परचेज डिपार्टमेंट ने वो सिर्फ 100 kg परचेज किया, लेकिन सप्लायर के साथ मिलकर क्या किया, 1000 का बिल बनवा लिया। सप्लायर भी क्यों खुश हुआ, क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ पेमेंट की होगी परचेज डिपार्टमेंट ने, ठीक है ना, उसको एक्स्ट्रा की कुछ पेमेंट की होगी, तभी तो क्या उसे मटेरियल तो खरीदा नहीं लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। जैसे सप्लायर ने भी क्या किया, नकली बिल ड्रॉ कर दिया, कितने का, 1000 kg का। एक्चुअल में परचेज कितना किया परचेज डिपार्टमेंट ने, 100 kg का। मान तो वो गुड कंपनी के अंदर आया,
ठीक है ना, तब वो सप्लायर से क्या कंपनी के अंदर आया होगा वो, ठीक है ना। तो उस वक्त तब कोई भी मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर आता है, कंपनी के अंदर दाखिल करता है, तो वो किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, बुक इनवर्ड बुक, ठीक है ना। गुड इनवर्ड बुक होती है, उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो परचेज उसने क्या किया, उसको रिकॉर्ड भी कर दिया बुक, गुड इनवर्ड बुक के अंदर, ठीक है ना। जो बुक ऑफ गुड इनवर्ड है उसके अंदर भी क्या कर दिया, उसने उसको रिकॉर्ड कर दिया। और साथ साथ में जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है उसके पास से भी स्लिप बनवा ली कि हाँ कि गुड आया है 100 kg, उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि कोई भी सप्लायर से कोई भी सामान आएगा तो उसकी क्वालिटी भी चेक होगी, किस क्वालिटी का मटेरियल है, ठीक है। तो क्या किया, जो क्वालिटी इंस्पेक्शन मैनेजर था उससे भी एक स्लिप बनवा ली कि जिसकी क्वालिटी है वो बेटर है। अब कोई भी ऑडिटर ऑडिट करने आएगा इस फर्म का, तो देखो वो क्या देखेगा, सबसे पहले बिल देखेगा कि इतना मटेरियल एक्चुअल परचेज हुआ या नहीं हुआ, तो उसको बिल मिला। फिर वो क्या करेगा, जो कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट है, जो कंपनी के बुक इनवर्ड रजिस्टर्ड है, जो कंपनी का बुक इनवर्ड रजिस्टर्ड है, तो उस रजिस्टर के अंदर भी क्या करेगा, चेक करेगा। तो उसको क्या मिला कि जो बुक इनवर्ड रजिस्टर्ड है कंपनी का, उसके अंदर भी गुड की एंट्री हो रखी है, ठीक है ना। और फिर क्या, वो क्वालिटी कंट्रोल से स्लिप लेगा कि क्वालिटी किसकी चेक की गई या नहीं की गई, वहाँ पे भी उसकी एंट्री हो रखी है। फिर सप्लायर से जाके इन्फॉर्म करेगा, सप्लायर के पास मेल सेंड करेगा, उससे क्या, उससे वेरीफाई करेगा कि कंपनी के पास आपने इतना मटेरियल सेंड किया है या नहीं किया। तो उस केस में भी क्या, उसको वहां से कंफर्मेशन मिल जाती है सप्लायर के पास से भी कि हाँ मैंने इतना मटेरियल सेंड कर रखा है। लेकिन उसने क्या किया, उसको लगा कि हाँ सारी एंट्री करेक्ट कर रखी, लेकिन एक्चुअल में तो एंट्री करेक्ट नहीं है। यहाँ पे घपला हुआ था कितने का, 900 kg मटेरियल का। तो इसलिए कभी भी ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, हरदम रीजनेबल एश्योरेंस देता है। रीजन समझ में आया क्यों, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जहाँ पर उसको कोई भी, तब वो चेक करता है अपनी बुक ऑफ अकाउंट, ऑडिटर बुक ऑफ अकाउंट को चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा। तो कई बार क्या होता है, उसको कोई भी मिस्टेक नहीं मिलती उस बुक ऑफ अकाउंट के अंदर, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे फ्रॉड हो रखा होता है, मटेरियल स्टेटमेंट हो रखी होती है, लेकिन वो फिर भी फाइंड आउट नहीं कर पाता। इस रीजन से वो हरदम एब्सोल्यूट एश्योरेंस ना देके रीजनेबल एश्योरेंस देता है अपनी कंपनी के, अपने क्लाइंट को ऑडिटर। क्लियर हुई ये बात यहाँ पे। चलो अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ तक अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब तक हमने जो भी देखा है वो क्या देखा है, सबसे पहले हमने देखा है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा है इसके अंदर, सबसे पहले हमने देखा कि ऑडिट वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से जिसका मतलब क्या होता है ऑडिट। अब फिर हमने बात की कि ऑडिट करवाने की क्यों रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्म होती है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चेक करने की, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट प्रेजेंट, उनकी फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही या नहीं कर रही, उस पर्पज के लिए हम एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑडिटर। अब वो ऑडिटर आके, जो हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया, वो आके क्या करता है, उस बुक ऑफ अकाउंट के ऊपर अपना ओपिनियन देता है, ताकि अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो रिपोर्ट कितने तरह की होती है, क्लीन रिपोर्ट, ठीक है ना। सेकंड मॉडिफाइड को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया किसके अंदर, क्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर। सेकंड कौन सा, एडवर्स रिपोर्ट। और थर्ड कौन सा, डिस्क्लेमर मतलब कि मेरे को पूरे के पूरे एविडेंस नहीं मिले कंपनी के से, ठीक है ना। इसके बाद हमने तीनों की मीनिंग को देखा। फिर हमने देखा कि जो ऑडिटर होता है वो जो भी ओपिनियन देगा, जो भी अपना ओपिनियन देता है, वो किस तरह का ओपिनियन होता है उस ऑडिटर का, कभी भी एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं होता, वो हरदम किस तरह का ओपिनियन होगा, वो होगा रीजनेबल, ठीक है ना। जो भी एश्योरेंस देगा वो कैसे देगा, रीजनेबल एश्योरेंस देगा। किस तरह की एश्योरेंस देगा, वो रीजनेबल एश्योरेंस देगा, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता अपने क्लाइंट को। क्यों नहीं देता, ये हम एग्जांपल के थ्रू समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद अब हमें देखना है ऑडिट का मीनिंग, कि ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। एक तो ये तो डिस्कस कर लिया हमने, एक तरह से हमने क्या किया, प्रोसेस डिस्कस कर लिया कि किस तरह से ऑडिटर आता है और किस तरह से अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कंपनी को। अब बात करते हैं कि ऑडिट का मीनिंग क्या है बच्चों। तो देखते हैं ऑडिट का मीनिंग। देखो हम ये हर चीज डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करते हैं ऑडिट के मीनिंग। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना। ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका करना, बुक ऑफ अकाउंट का। किसकी बुक ऑफ अकाउंट का, या फिर हम कह सकते हैं बुक ऑफ अकाउंट की जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना। वेदर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वेदर द कंपनी
जिसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा है, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ठीक है ना, या फिर इररिस्पेक्टिव, या फिर उसका जो साइज है वो स्मॉल हो या बिग हो, ठीक है ना। एंड लीगल फॉर्म, हमने यहाँ पे क्या बात की कि ऑडिट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना। क्या करना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्या करना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट में हो लॉस में हो। ऑडिटर को कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑडिटर आके एक तरह से इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए वो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है लॉस अर्न कर रही है। ऐसा कोई ये नहीं है कि एक कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है वो उसकी क्लाइंट है और एक कंपनी जो लॉस मेकिंग है वो उसकी क्लाइंट है। तो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसका अच्छे से ऑडिट कर देगा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर देगा, और जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन अच्छे से करे ही ना, ठीक है ना। उसको कह दे कि लॉस मेकिंग इसका ऑडिट करने से क्या बेनिफिट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी ऑडिटर आएगा वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है लॉस मेकिंग है, दोनों का सेम वे में क्या करेगा, ऑडिट करेगा। फिर आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, उस कंपनी का साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कंपनी बड़ी हो साइज में या फिर छोटी हो, ठीक है ना, स्मॉल कंपनी हो कोई भी या फिर कोई लार्ज कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, तो उससे उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लीगल फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लीगल फॉर्म का मतलब है यहाँ पे कि वो कंपनी है, वो चाहे कोई कंपनी हो या फिर नॉन कंपनी हो, ठीक है ना। क्योंकि ऑडिटर एक तरह से सबकी बुक ऑफ अकाउंट को इंडिपेंडेंटली चेक करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो प्रॉफिट मेकिंग हो लॉस मेकिंग हो, स्मॉल फर्म हो लार्ज कंपनी हो या फिर लीगल फॉर्म या कंपनी हो, फिर कोई नॉन कंपनी हो। नॉन कंपनी का मतलब वो कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो या फिर कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, ठीक है ना। एक तरह से क्या करेगा, वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा। इसलिए तो हम लोग कहते हैं जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, जो भी ऑडिटर आता है, ये ऑडिटर कैसा होगा भाई, जो भी ऑडिटर हमने क्या किया, अपॉइंट किया, ये ऑडिटर कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये ऑडिटर कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट क्यों कहा, क्योंकि ये अपने वे में क्या करेगा, बुक ऑफ अकाउंट को चेक करेगा। मैनेजमेंट या फिर डायरेक्टर कोई भी गाइडेंस दे, इसको कोई भी गाइडेंस देगी आपको इस तरह से चेक करना है, वो उनकी गाइडेंस को फॉलो नहीं करेगा। ये अपनी वे में एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन के क्या करेगा, बुक ऑफ अकाउंट को चेक करेगा। तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई सभी को, ठीक है ना। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब तक हम एक समरी देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा, ठीक है ना। हमने पढ़ा कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का मीनिंग देख लिया, ठीक है ना। फिर ऑडिट कौन करता है, उसके लिए हम किसको बुलाते हैं ऑडिट करने के लिए, ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ऑडिटर आकर क्या देता है, ऑडिटर आके कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा और उसके ऊपर अपना ओपिनियन देगा, मतलब कंपनी को अपने क्लाइंट को एक रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट के अंदर वो दो तरह से रिपोर्ट देता है, क्लीन रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, तब उसकी कंपनी है जो पूरी तरह से ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही है। और मॉडिफाइड रिपोर्ट कब देगा, तब उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है कंपनी के अंदर, तब वो क्या देगा, मॉडिफाइड रिपोर्ट देगा, जिसके 3 पार्ट होंगे, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड का मतलब क्या देखा हमने, क्वालिफाइड मतलब कि जब जहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है लेकिन परवेसिव नहीं होती। एडवर्स का मतलब क्या होता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है विद परवेसिव, मतलब वो परवेसिव भी है। डिस्क्लेमर का मतलब तो मैनेजमेंट कंप्लीट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते किसको, ऑडिटर को, ठीक है ना। और फिर जो ऑडिटर का जो एश्योरेंस देता है वो हर किस तरह का एश्योरेंस देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है ना। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, फिर हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो अब जो टॉपिक रह गया वो क्या रह गया कि जो रिस्क होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, जो रिस्क है किसका, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। कभी भी ऑडिटर कंपनी के अंदर उसके बुक ऑफ अकाउंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए आता है, कभी भी कोई ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है ना, तो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल चेक करता है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, इंटरनल कंट्रोल का मतलब है कि कंपनी का जो इंटरनली जो वर्किंग है वो किस तरह से है, किस तरह से डिवाइड कर रखी है, ठीक है ना, किस तरह से डिपार्टमेंट को डिवाइड कर रखा है। जितना इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा किसी भी कंपनी का, उतने ही फ्रॉड के चांस, कि रिस्क है जो मटेरियल स्टेटमेंट का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो
जाएगा। मैंने क्या कहा, इंटरनल कंट्रोल जितना अच्छा होगा, जो रिस्क है मटेरियल स्टेटमेंट का वो उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये कैसे होगा, माइंड में आ रहा होगा, इसको भी समझते एक एग्जाम्पल से। मान लो कंपनी ने अपने मतलब कि कोई कंपनी उसने अपने हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है हर एक अलग अलग एक्टिविटी के लिए, तो उस केस में फ्रॉड होने के चांस कम हो जाएंगे। मान लो एक तो कोई फर्म में कंपनी है, उसके अंदर एक सिंगल पर्सन को ही सारे काम दे रखे हैं, वही परचेज करता है, वही सेल करता है, पैसे भी वही इकट्ठा करता है, ठीक है ना, और पेमेंट भी वही करता है, सारी एक्टिविटी उसी के हाथ में, तो उस केस में फ्रॉड होने के चांस ज्यादा ना। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, हर एक एक्टिविटी उसके हाथ में, तो वो क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। मान लो नकली बिल बनवा के ज्यादा पैसा जेब में डाल ले, ऐसे चांस हो सकते हैं। लेकिन उसी कंपनी ने क्या कर रखा है, हर एक एक्टिविटी को, पेमेंट किसी और डिपार्टमेंट को करनी है, परचेज किसी और डिपार्टमेंट को करना है, ठीक है ना, मार्केटिंग किसी और डिपार्टमेंट को करना है, प्रोडक्शन किसी और डिपार्टमेंट को करना है, जो मटेरियल आएगा वो कहीं और दूसरे डिपार्टमेंट में आएगा। तो हर एक एक्टिविटी को अच्छे वे में डिवाइड कर रखा था, उस केस में इंटरनल कंट्रोल बेटर है। मैंने ये कहा है कि वहाँ पे रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट का वो कम हो जाएगा, ये नहीं कहा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मैंने क्या कहा है कि वो रिड्यूस हो जाएगा अगर मेरा इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, मान लो कोई कस्टमर आया किसी कंपनी के पास, उसको चाहिए 500 यूनिट किसी प्रोडक्ट की। कितनी यूनिट चाहिए बच्चों? 500 यूनिट चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की, और वो चाहिए उसको 1 मंथ के अंदर। अब वो कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे को इतनी यूनिट चाहिए, 500 यूनिट चाहिए इस प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या देखेगा, यूनिट को देखेगा कि इतनी यूनिट उसके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके बाद वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो किसके पास जाएगा, वो जाएगा बच्चों वेयर हाउस के पास, ठीक है ना। किसके पास जाएगा? वेयर हाउस के पास जाएगा। वेयर हाउस की जो गोडाउन, ठीक है, जहाँ पे जो यूनिट है फिनिश गुड, वो क्या है, स्टोर है। तो प्रोडक्शन ने वेयर हाउस से पूछा कि कितनी यूनिट अवेलेबल है। उसने कहा सिर्फ अभी जो फिनिश गुड की यूनिट अवेलेबल है वो 100 यूनिट अवेलेबल है, ठीक है ना। तो उसने क्या देखा कि 400 यूनिट कम है, तो उसको लगा कि 1 मंथ के अंदर हम इजिली क्या कर सकते हैं, इस यूनिट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें 1000 kg का क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, ठीक है। कितना मटेरियल चाहिए? 100 kg मेरे को मटेरियल चाहिए, क्या करने के लिए, 400 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर से वेयर हाउस से पूछता है कि रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, तो क्या कहेगा कि सिर्फ मान लो 400 kg ही रॉ मटेरियल अवेलेबल है अभी, और रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो वेयर हाउस अब क्या किससे पूछेगा, परचेज डिपार्टमेंट से, कि क्या 400 kg रॉ मटेरियल ऑर्डर कर सकते हो इतने टाइम के अंदर, ठीक है ना। मान लो परचेज डिपार्टमेंट कहता है ठीक है हम ऑर्डर कर देंगे, तो अब ये वेयर हाउस को बताएगा, वेयर हाउस किसको बताएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाके कस्टमर को कहेगा कि हाँ हम आपकी 1 मंथ के अंदर 500 यूनिट क्या कर देंगे, रेडी कर देंगे, आप ले जाना, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस कितने स्टेप से होकर गुजरा, तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल बेटर है, तो यहाँ पे मटेरियल स्टेटमेंट यहाँ पे फ्रॉड होने के चांस क्या हो गए, थोड़े से रिड्यूस हो गए, क्योंकि यहाँ पे हर एक एक्टिविटी को हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अब मान लो जो भी परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा किसको, प्रोडक्ट को, अपने रॉ मटेरियल को परचेज करेगा, तो यहाँ पे 2 केस अराइज हो सकते हैं। वो डायरेक्टली कोई एक सप्लायर कंपनी का पर्टिकुलर उससे कॉन्टेक्ट करे, या फिर सेकंड केस अराइज हो सकता है कि वो अलग अलग सप्लायर से कोटेशन कॉलिंग करवाए। क्या करवाए बच्चों, कोटेशन कॉलिंग करवाए, किससे, अलग अलग सप्लायर से। मान लो उसके पास बहुत सारे सप्लायर, उस जो सेम मटेरियल है, मान लो मार्केट के अंदर 4 तरह के सप्लायर जो सेम मटेरियल को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, सप्लायर फर्स्ट, सप्लायर सेकंड, सप्लायर थर्ड और सप्लायर फोर्थ, हर एक के पास जाएगा, उनसे कोटेशन कॉलिंग करवाएगा। कोटेशन कॉलिंग के अंदर बच्चों क्या होता है, कोटेशन कॉलिंग के अंदर होता है कि जो क्वालिटी, किस प्राइस पे जो है सप्लायर वो मटेरियल देगा और किस क्वालिटी पे मटेरियल देगा, ठीक है। तो उसको जो सबसे बेस्ट लगा वो लगा मान लो सप्लायर 3 का, उसको सबसे बेस्ट लगता है सप्लायर 3 का। तो सप्लायर 3 को क्या कर देगा, वो ऑर्डर दे देगा कि हाँ 1000 यूनिट जो रॉ मटेरियल की वो क्या कर दो, हमें सेंड कर दो, ठीक है ना। अब उसको क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ एडवांस पेमेंट मिलेगा सप्लायर, और फिर बाद में पेमेंट करेगा। अब जो पेमेंट करने की टर्न आएगी वो परचेज डिपार्टमेंट नहीं करेगा, उसके लिए कंपनी ने अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है जिसको हम कहते हैं क्या, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, जितने भी
जितनी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट का काम होगा, जितनी भी पेमेंट करनी है या फिर इनकम होगी जो भी रिसिप्ट करनी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का काम कौन देखेगा? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देखेगा। जो भी पेमेंट करनी है सप्लायर 3 को, वो कौन करेगा बच्चों? पेमेंट वो करेगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा सप्लायर 3 को। और सप्लायर 3 जैसे इसको एडवांस पेमेंट मिलेगी, वो वेयर हाउस के पास क्या करेगा? 1000 kg रॉ मटेरियल था जो उनको चाहिए था, वो किसके पास सेंड करेगा? सीधा वेयर हाउस के पास, परचेज डिपार्टमेंट के पास वो मटेरियल नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर वेयर हाउस क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करके प्रोडक्शन करके उस मटेरियल को सेल कर देगा किसको? कस्टमर को। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं जो उनका काम क्या है, अलग अलग कामों को डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे फ्रॉड होने की चांस क्या होगी? कम होगी। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि अगर मेरा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरनल कंट्रोल का। इसलिए मैंने क्या कहा कि जो इंटरनल कंट्रोल अगर मेरा बेटर है तो मेरा जो रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगी। जो मेरा एरर एंड फ्रॉड है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो मेरा एरर एंड फ्रॉड होने के जो भी चांसेस हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे? से कम हो जाएंगे। किसके कारण? इंटरनल कंट्रोल के बेटर होने के कारण, ठीक है ना। तो बच्चों हमने आज एक ओवरव्यू देख लिया कि ऑडिटिंग क्या होती है, ठीक है ना, ऑडिट क्या होता है। फिर हम ऑडिटर को भी देख लिया, ऑडिटर किस तरह से अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। जो मेन टर्म थी जो हम देख रहे थे उसके अंदर हम देख चुके हैं। कल से हम इसके डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो कल फिर से मिलते हैं। बाय बाय। ओके, हैव अ नाइस डे।